सतासी साल की उम्र में मुझे सेविया से अपनी बेटी का फोन आया, जहां वह अपने पति और बच्चों के साथ रहती है। वे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं, लेकिन मेरे लिए अब भी बच्चे ही हैं। हाल के दिनों में वह मुझे अक्सर फोन करती है, हमेशा मेरी भलाई को लेकर चिंतित रहती है। वह जानना चाहती है कि क्या मैं ठीक से खा रहा हूं, दवाइयां ले रहा हूं और डॉक्टर के पास गया हूं या नहीं। उस दिन उसने गंभीर आवाज में कहा कि मैं इस तरह अकेले नहीं रह सकता। मैं 6 दशकों से अधिक समय से उसी अपार्टमेंट में रह रहा हूं, उसी पुराने मोहल्ले में। मैं वहां अपनी पत्नी लोला के साथ शादी के तुरंत बाद रहने आया था, जिनका 5 साल और कुछ महीने पहले निधन हो गया। उनके जाने के बाद लंबे समय तक मैं इस उम्मीद में जागता था कि रसोई में उनकी मौजूदगी महसूस होगी, जैसे कुछ भी नहीं बदला हो। लेकिन सन्नाटा हमेशा मुझे हकीकत में लौटा देता था। मेरी बेटी ने जोर देकर कहा कि मुझे कुछ विकल्पों पर विचार करना चाहिए। कुछ समय उनके साथ रहना, घर पर मदद रखना या यहां तक कि वृद्धाश्रम के बारे में सोचना। एक ऐसा शब्द जो मुझे अजनबी और दूर का लगा। मैंने उससे वादा किया कि मैं इस पर सोचूंगा, लेकिन फोन रखने के बाद मैं सोफे पर स्थिर बैठा अपने भविष्य के बारे में सोचता रहा। आखिरकार मैंने उनके घर कुछ हफ्ते बिताने के लिए सहमति दे दी। शुरुआत में यह सुकून देने वाला था। उन्होंने मेरे लिए एक कमरा तैयार किया, मेरी बेटी मेरे लिए खाना बनाती थी और मेरे नाती पोते घर पहुंचने पर प्यार से मेरा स्वागत करते थे। इतने लंबे समय तक अकेले रहने के बाद वह साथ किसी राहत की तरह लगा। लेकिन धीरे धीरे मैंने महसूस किया कि उनका रोजमर्रा का जीवन मेरे जीवन से बहुत अलग है। वे सब तेज रफ्तार जिंदगी जीते थे, सुबह जल्दी निकलते, देर से लौटते और हर कोई अपने कामों में व्यस्त रहता। मेरे साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं होता था। फिर भी मैं खुद को असहज महसूस करता था, जैसे उस लय में फिट नहीं बैठता। हमारे समय अलग अलग थे और खाने के समय जैसी छोटी बातें भी मुझे यह महसूस कराती थीं कि मैं अपने ही स्थान में नहीं हूं। एक दिन मेरे दामाद ने विनम्रता से पूछा कि क्या मुझे सुपरमार्केट से कुछ चाहिए, लेकिन उसके लहजे ने मुझे निर्भर महसूस कराया। मैंने हमेशा अपने काम खुद संभाले हैं, तब भी जब मेरी पत्नी बाहर नहीं जा सकती थी, और उसी क्षण मुझे समझ आया कि उनकी देखभाल के लिए आभारी होने के बावजूद मैं नहीं चाहता था कि मेरी पहचान सिर्फ एक ऐसे व्यक्ति तक सीमित हो जाए जिसकी बस देखभाल करनी है। 3 हफ्तों बाद मैंने अपने घर लौटने का फैसला किया। मेरी बेटी चिंतित हुई, लेकिन मैंने उसे भरोसा दिलाया कि मैं ठीक हूं और अपनी स्वतंत्रता को प्राथमिकता देता हूं। अपने अपार्टमेंट का दरवाजा खोलकर उस परिचित खुशबू को पहचानते ही मुझे गहरी शांति महसूस हुई। वह मेरा अपना स्थान था, जहां मैं अपने तरीके से जी सकता था, बिना इस डर के कि कोई मेरे दिन की हर छोटी बात पर सवाल उठाए। यहां मैं अपनी मर्जी से जी सकता था और अपने दिन जैसे चाहूं वैसे व्यवस्थित कर सकता था। हालांकि 87 साल की उम्र में आजादी 50 साल जैसी नहीं लगती। मैं जल्दी थक जाता था और कभी कभी याददाश्त धोखा दे देती थी। चाबियां कहाँ रखी भूल जाता, सोचता कि गैस बंद की या दवा ली या नहीं। एक दोपहर में बाथरूम में फिसल गया। गिरना गंभीर नहीं था, लेकिन कुछ देर फर्श पर पड़ा उठने की कोशिश करता रहा और एक चिंताजनक विचार आया, अगर ऐसा रात में हो जाए तो किसे पता चलेगा। इसके बाद मेरी बेटी फिर जोर देने लगी कि मुझे सहारे की जरूरत है। उसने प्रस्ताव रखा कि कोई रोज कुछ घंटों के लिए आए और खरीदारी, सफाई तथा डॉक्टर की अपॉइंटमेंट में मदद करे। मैंने कोशिश करने के लिए हामी भरी और पैट्रिसिया नाम की एक बहुत दयालु और समर्पित इक्वाडोरियन महिला आने लगी। फिर भी अपने ही घर में किसी और को अपनी चीजें व्यवस्थित करते देखना मेरे लिए आसान नहीं था। यह उसकी गलती नहीं थी, मैं ही अपने स्थान में खुद को देखा परखा सा महसूस करता था। ऊपर से यह खर्च मेरी पेंशन पर भारी पड़ता था और जब वह नहीं आती तो अलग अलग लोग भेजे जाते, जिससे मुझे बार बार बताना पड़ता कि कौन सी चीज कहाँ है। तभी मेरी बेटी ने फिर वृद्धाश्रम की संभावना का जिक्र किया। हमने पास का एक स्थान देखा। वह आधुनिक, रोशन और बगीचे वाला था। उन्होंने हमें कमरे, भोजन कक्ष और गतिविधि कक्ष दिखाए। सब कुछ साफ सुथरा और व्यवस्थित था। फिर भी मुझे सबसे ज्यादा सख्त समय सारिणी और तयशुदा दिनचर्या महसूस हुई। मैंने अलग अलग स्तर की निर्भरता वाले कई निवासियों को देखा और सोचे बिना नहीं रह सका कि उम्र के बावजूद
मैं अभी भी खुद का ख्याल रख सकता हूं। इस विचार ने मुझे बेचैन कर दिया। घर लौटकर मैं उस सोफे पर बैठा जिसे मैंने अपनी पत्नी के साथ अनगिनत बार साझा किया था, और गहरी उदासी ने मुझे घेर लिया। मैंने अनिश्चितता के कारण रोया, इस एहसास से कि कोई भी विकल्प पूरी तरह उपयुक्त नहीं लगता, और इस डर से कि कहीं मेरे पास स्पष्ट रास्ता न बचे। कुछ दिन यूं ही बीते। मैं लगातार इसी बारे में सोचता रहा। एक सुबह हमेशा की तरह मैं रोटी खरीदने नीचे गया, और इमारत के प्रवेश द्वार पर मेरी मुलाकात लौरा से हुई। 2 छोटे बच्चों वाली एक युवा पड़ोसन जो बेहद परेशान दिख रही थी। एक बच्चा स्ट्रॉलर में था और बड़ा रो रहा था। उसने बताया कि उसे छोटे को डॉक्टर के पास ले जाना है, दूसरे बीमार बच्चे की देखभाल करनी है, और साथ साथ घर से काम भी करना है। बिना ज्यादा सोचे मैंने मदद की पेशकश की। मैंने कहा कि बड़ा बच्चा कुछ देर मेरे पास रह सकता है, कार्टून देखते हुए, ताकि वह अपने काम व्यवस्थित कर सके। जब मैंने मदद की पेशकश की तो वह पहले हिचकिचाई और शिष्टाचारवश मना करने लगी, लेकिन मेरे जोर देने पर मान गई। उसने अपना बड़ा बेटा ह्यूगो मेरे पास छोड़ दिया, एक छोटा गोरा बच्चा जिसे सर्दी थी। मैं उसे अपने अपार्टमेंट में ले गया, टीवी चालू किया, उसे बिस्कुट दिए और उसके साथ बैठ गया। बहुत लंबे समय से मेरे घर में कोई बच्चा नहीं आया था, और हालांकि यह स्थिति मेरे लिए नई थी, यह आश्चर्यजनक रूप से सुखद लगी। जब लौरा लौटी तो वह इतनी आभारी थी कि शब्द नहीं मिल रहे थे। उसने कहा कि मैंने उसकी सुबह बचा ली, और उस पल मुझे लंबे समय बाद एक संतोष महसूस हुआ, उपयोगी होने का एहसास। उस दिन के बाद वह कभी कभी मुझसे मदद मांगने लगी, और मैं खुशी खुशी मान जाता। कुछ दिनों मैं ह्यूगो को स्कूल से ले आता, और धन्यवाद स्वरूप वह सुपरमार्केट से मेरे लिए सामान ले आती अगर उसे लगता कि मुझे कुछ चाहिए। उसका पति भी घर के उन कामों में मेरी मदद करता जो अब मेरे लिए कठिन हो गए थे, जैसे बल्ब बदलना। बिना योजना बनाए हमने एक दूसरे का सहारा बनना शुरू कर दिया, और एक करीबी रिश्ता बना लिया, लगभग एक असामान्य परिवार की तरह। इस अनुभव ने मुझे अन्य पड़ोसियों को और ध्यान से देखने के लिए प्रेरित किया। मैंने पाया कि कई लोगों को छोटी छोटी मदद की जरूरत होती है। कोई जो कूड़ा नीचे ले जाए, पार्सल ले ले, या कुछ देर किसी रिश्तेदार पर नजर रखी। मैंने मदद की पेशकश शुरू की, और साथ ही दूसरे लोग भी अपने रोजमर्रा के इशारों में मुझे शामिल करने लगे। वे खाना साझा करते, कॉफी के लिए बुलाते, या पूछते कि क्या मुझे कुछ चाहिए। इस आदान प्रदान से मैंने समझा कि मैं हर चीज से सुरक्षा नहीं चाहता, बल्कि अपनी स्वतंत्रता बनाए रखते हुए आसपास के लोगों के लिए योगदान देना चाहता हूं। मुझे महसूस करना था कि दूसरों की जिंदगी में मेरी अब भी एक सक्रिय जगह है। हाल ही में मैंने यह सब अपनी बेटी से साझा किया। शुरू में उसे समझने में कठिनाई हुई। उसे डर था कि मैं थक जाऊंगा या मेरे साथ कुछ हो जाएगा। मैं मानता हूं कि उसकी चिंताएं वाजिब हैं, लेकिन मैंने समझाया कि मैं उन कामों में व्यस्त रहना पसंद करता हूं जिनका मेरे लिए अर्थ है। मैं अभी अकेला रहता हूं और कुछ दिन कठिन होते हैं, जब मैं थका महसूस करता हूं और हर काम ज्यादा मेहनत मांगता है। फिर भी उजले पल भी आते हैं, जब ह्यूगो मुझे एक चित्र के साथ इंतजार करता मिलता है, जब लौरा कॉफी साझा करने ऊपर आती है, या जब कोई पड़ोसी किसी छोटे काम के लिए मुझ पर भरोसा करता है। मुझे नहीं पता भविष्य क्या लाएगा। शायद समय के साथ मुझे अधिक मदद की जरूरत पड़े, और जब वह समय आएगा मैं उसका सामना कर लूंगा। फिलहाल मैं अभी भी भाग लेने, योगदान देने और अपनी पहचान बनाए रखने में सक्षम हूं। मैं वही पड़ोसी बने रहना चाहता हूं जो हर सुबह रोटी खरीदने निकलता है और इमारत की जिंदगी का हिस्सा है। मेरे लिए बूढ़ा होना गायब हो जाना नहीं, बल्कि खुद को ढालना है। भले ही कुछ चीजें अब मेरी पहुंच में ना हो, मैंने दूसरी खूबियां हासिल की हैं। मैं बेहतर सुनना जानता हूं, मुझ में अधिक धैर्य है, और मैं समझता हूं कि जीवन का असली मूल्य उसे दूसरों के साथ साझा करने में है।